हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। यहां पर हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ओके, एंड तक बने रहिएगा। सारे की सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिरी तक देखिए। और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो वहां पर आप चेकआउट कीजिए, रोज लगाइए आप मॉक टेस्ट को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पर। 5 दिसंबर के, भारत में राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है? तो इंडिया में नेशनल अकाउंटिंग के लिए एक नया बेस ईयर लिया जा रहा है और यह बेस ईयर है 2022-23 का। देखिए, अभी तक हम नेशनल अकाउंटिंग के लिए या फिर जीडीपी के लिए जो हम आधार वर्ष के लिए यूज कर रहे थे, जो हम बेस ईयर के रूप में यूज कर रहे थे, वो था 2011-12 का। लेकिन ये काफी पुराना बेस ईयर है। ओके, उसके बाद अगर हम 2011-12 से देखें तो काफी कुछ इंडिया में चेंज हुआ है, हमारी जीडीपी में काफी कुछ चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2011-12 के बाद अगर हम देखें तो डिजिटलाइजेशन इंडिया में काफी ज्यादा हुआ है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आ चुका था। इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है हमारा अधिकतर डिजिटलाइज हो गया है। जैसे हम पेटीएम या फिर किसी भी फोन पे, गूगल पे इनका यूज करते हैं, तो हमारे जो ट्रांजेक्शन है ना, वो भी हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बड़े हैं। उसके अलावा जीडीपी की ग्रोथ भी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है कि बेस ईयर अभी तक हम पुराना यूज कर रहे थे, इससे क्या होता है, एक्चुअल जीडीपी की काउंटिंग में काफी दिक्कत आती है। वैसे देखिए, रनिंग ईयर को भी नॉर्मली नहीं लिया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, हर प्रोडक्ट पर इन्फ्लेशन को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बेस ईयर बनाया जाता है, और अभी तक ये बेस ईयर हम 2011-12 का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम बेस ईयर यूज करेंगे 2022-23 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्योंकि पुराना बेस ईयर आज तक यूज कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, आईएमएफ ने भी जो हमारी नेशनल अकाउंटिंग है उसको सी ग्रेड दिया था इस बार। तो अब हम फाइनली 2022-23 के बेस ईयर पर शिफ्ट होंगे। हमारी जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो हम नए बेस ईयर से अब करने वाले। तो इंडिया अपने नेशनल अकाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए नए बेस ईयर का यूज करेगा। भारत का जो नया बेस ईयर है 2022-23 का होगा, और इसे नेक्स्ट ईयर फरवरी 2026 में लागू किया जाएगा। अभी तक हमारा बेस ईयर क्या था, 2011-12। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके पहले अगर हम बेस ईयर के लिए जाते हैं ना, तो 2004 के आसपास का बेस ईयर हम यूज कर रहे थे, और फिर हमने 2015 के आसपास बेस ईयर को बदला, तब हमने 2011-12 का बेस ईयर यूज करना शुरू किया, और अब फाइनली 2022-23 के बेस ईयर पर अब हम जीडीपी को काउंट करेंगे, और ताकि एक्चुअल जो जीडीपी है हमारी उसको कैलकुलेट किया जा सके। जो अदर बेस ईयर चेंज हुए हैं, एक तो नेशनल अकाउंटिंग या जीडीपी की काउंटिंग के लिए बेस ईयर कौन सा होगा, 2022-23 का। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको भी 2022-23 के बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाएगा। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 2023-24 के बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाने वाला है। ये अदर बेस ईयर हैं जो बदले गए हैं, इनको याद रखिएगा। नेशनल अकाउंटिंग समझ में आ गया। जीडीपी की गणना या फिर जीवीए को कैलकुलेट किया जाना जैसे इंडिकेटर को यूज किया जाता है, ताकि जो इकोनॉमी है उसको समझा जा सके, इनकम को कैलकुलेट किया जा सके, इसके लिए जीडीपी की गणना की जाती है। तो इकोनॉमी का हिसाब किताब रखना होता है, जीडीपी के बारे में जानना होता है हर साल, तो इसीलिए एक बेस ईयर के रूप में किसी साल को यूज किया जाता है। हमारे देश में प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को कैलकुलेट करते हैं हम, ये अलग अलग चीजों को हमको कैलकुलेट करना होता है, तो जीडीपी की गणना की जाती है। और जीडीपी के आधार पर ही, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर ही किसी भी देश की देखी जाती है कि कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है कोई भी देश। ओके, तो अब बेनिफिट समझ में आ गया कि नए बेस ईयर को लेने से बेनिफिट क्या होने वाला है। अभी तक हमारा बेस ईयर पुराना था, काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो अब हम नई पॉलिसी को बेहतर ढंग से बना सके, नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके, इसलिए जरूरी है कि हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन भी सही ढंग से हम निकाल पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने पुराने बेस ईयर का यूज करने के कारण नेशनल अकाउंटिंग के लिए हमको सी ग्रेड दिया था,
और अब हम इसको सुधार रहे हैं ताकि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के नेशनल अकाउंटिंग पर भरोसा बढ़ेगा। जो इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, है ना, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो वर्ल्ड के, उनका हमारी नेशनल अकाउंटिंग पर और हमारी जीडीपी पर भरोसा बढ़े ताकि इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित किया जा सके। तो काफी सारे कारण हैं बेस ईयर को चेंज किए जाने का। तो जीडीपी का नया बेस ईयर क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये जो नया बेस ईयर हमारा होने वाला है 2022-23 का, हम नया बेस ईयर यूज करेंगे। हमने आंसर ले लिया है कि 2022-23 का हमारा नया बेस ईयर होगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट का आयोजन कहां किया जाएगा। यहां पर एक वर्ड आया है सीवीड। ये एक प्रकार की एल्गी होती है ना, जिस प्रकार से समुद्र में शैवाल वगैरह पाई जाती है ना, तो ये एक प्रकार की एल्गी है। बात करेंगे इसके बारे में, पहले हम आंसर लेते हैं। 7 इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट, इसका आयोजन किया जा रहा है कोची केरला में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। आयोजन कहां पर, केरला के कोची में। यह है एल्गी जिसका नाम है सीवीड। तो इस बार इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट यह आयोजित की जाएगी, नेक्स्ट ईयर आयोजित की जाना है जनवरी 2026 में। 29-30 जनवरी 2 दिवसीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन का नेक्स्ट ईयर 2026 में 7वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। स्पेशली इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर डिस्कस करने के लिए इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। एक और वर्ड आया ब्लू इकोनॉमी। समुद्री क्षेत्रों से जो ट्रेड किया जाता है ना, मत्स्य पालन भी होता है उसमें, इसके अलावा अदर जो सी फूड है उनके मार्केट को डेवलप करना, ये ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ओके, तो एक तो ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा की जाएगी कि इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मत्स्य पालन हो गया या फिर जो भी सी फूड का बिजनेस हो गया, इनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और मरीन एल्गी सेक्टर है, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो मरीन एल्गी है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में काफी फेमस है, काफी इनका यूज किया जाता है अलग अलग चीजों में, दवाइयां बनाने में या फिर सी फूड की तरह, है ना, खाने में इनका यूज किया जाता है। तो ब्राजील, श्रीलंका, स्वीडन, नीदरलैंड के काफी अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहां पर आने वाले हैं और ब्लू इकोनॉमी पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट, इसका आयोजन 2026 में जनवरी मंथ में किया जाएगा केरला के कोच्चि में। 7th एडिशन है, याद रखिएगा। आयोजन अलग अलग संस्थाएं इंडिया की मिलकर करवा रही है, जैसे ICAR, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, CSIR, ये अलग अलग संस्थाएं जो कि इस सम्मेलन का आयोजन करवाने वाली है। ठीक है, तीनों संस्थाएं तो पूछी नहीं जाएगी। तो समिट, एक तो इंडिया के मरीन सेक्टर पर यहां पर चर्चा की जाएगी, सीवीड की फार्मिंग को बढ़ाने के लिए चर्चा की जाएगी, फार्मर्स को सीवीड कल्टीवेशन सीखने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा और इन पर भी यहां पर बात की जाएगी। तो स्पेशली जो फोकस है वो सीवीड पर है। एक वर्ड हमारे पास आया है सीवीड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गी है जो कि ओशियन में पाई जाती है, जापान, चाइना जैसे देशों में इनको खाया जाता है भोजन के रूप में। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जो एल्गी है ना, सीवीड, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जिसके कारण इसे मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और खाने में तो यूज किया ही जाता है। सुपर सी फूड कहा जाता है सीवीड को, एल्गी है जिसको खाया जाता है, ठीक है ना। मेडिकल फूड ऑफ द 21st सेंचुरी कहा जाता है इससे, एल्गी को, जिसकी हम बात करें सीवीड की, क्योंकि मेडिकल में काफी यूज की जा रही है। इसके अलावा अर्थ का 50% ऑक्सीजन बनाने का काम करती है ये। इंडिया ने सीवीड फार्मिंग को बढ़ाने के लिए 2021 में एक स्कीम को लॉन्च किया था, एक मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम था सीवीड मिशन। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2021 में। ओके, तो इसीलिए समय समय पर सीवीड के लिए काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लगातार किया जा रहा है ताकि इसके प्रोडक्शन को, इसकी फार्मिंग को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। ओके, आगे चलेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ओके,
देखिए, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, बैंकिंग सेक्टर के वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या फायदे हैं, कैसे ये किसी भी देश की इकोनॉमी को बनाए रखते हैं, इन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में इसे अनाउंस किया था नॉर्मली, और अगले साल से इसे बनाया जाना शुरू किया गया, मतलब 2020 से यह हर साल मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2020 में शुरू किया गया, 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2025 में बैंक्स पावरिंग अ लाइवेबल प्लेनेट, इसकी थीम रखी गई है। 2025 में 4 दिसंबर को यह डे मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, 2 दिसंबर को मैंने आपको एक और डे के बारे में बताया था जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसकी डेट मैंने आपको बताई थी, तो उसको भी याद रखिएगा। वो डे या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में क्वेश्चन आता है, तो 2-3 दिसंबर आपको याद रखना चाहिए, है ना, 1984 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। भोपाल गैस कांड हुआ था, और यूनियन कार्बाइड का जो एक प्लांट था, वहां से MIC गैस का रिसाव हुआ था। MIC का फुल फॉर्म भी काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नॉर्मली पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में 2 दिसंबर को, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 4 दिसंबर को एक तो हमारा ये हो गया इंटरनेशनल बैंक्स डे, और इसके अलावा एक और डे मनाया जाता है इंटरनेशनल चीता डे, है ना। चीतों के संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करना इंटरनेशनल चीता डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, और तब से यह हर साल 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। आगे बढ़ें। भारतीय खगोलविदों ने, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, या फिर इनके द्वारा खोजी गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई आकाशगंगा का क्या नाम रखा गया है? तो इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉमर्स से, जिन्होंने मिलकर हमारी जो मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है, उसके जैसी मिलती जुलती एक दूसरी आकाशगंगा को खोजा है अंतरिक्ष में, और इसका नाम रखा गया है इंडिया की एक नदी के नाम पर, और यह है अलकनंदा। हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली अलकनंदा, है ना, जो कि गंगा की एक छोटी धारा है। तो इसके नाम पर एक नई गैलेक्सी, आकाशगंगा का नाम रखा गया है, अलकनंदा गैलेक्सी। देखिए, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये हमें देखने को मिलता है पुणे में। यहां पर एक नई गैलेक्सी की खोज की गई है, नई आकाशगंगा की खोज की गई है। एक इंडियन रिसर्चर है राशि जैन, और एक और है योगेश वाडाडेकर। इन्होंने मिलकर नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक नई आकाशगंगा को खोजा है। और इस आकाशगंगा को इन्होंने, क्योंकि यह हमारी मिल्की वे की तरह दिखाई देती है, यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है, इसकी तरह यह दिखाई देती है, तो इसे मिल्की वे की ट्विंस भी कहा जा रहा है, जुड़वा आकाशगंगा इसे कहा जा रहा है। ओके, गैलेक्सी का नाम रखा गया है अलकनंदा, इंडिया की उत्तराखंड में बहने वाली अलकनंदा रिवर के नाम पर। तो गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, इससे 12 बिलियन लाइट ईयर दूरी पर यह स्थित है। शेप भी हमारी गैलेक्सी जैसा ही दिखाई देता है, मतलब जो स्पाइरल जो हम देखते हैं ना हमारी गैलेक्सी का आकार, वैसा कि वैसा स्पाइरल शेप अलकनंदा गैलेक्सी का भी। अब यहां पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये आता है कि देखिए, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक ही सिद्धांत दिया जाता है, बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी आप सभी को पता है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है कि भैया इसी से पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्रिएट हुआ है, और ये जो बिग बैंग का विस्फोट हुआ था, ये ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स पहले देखने को मिला था। और उसके बाद समय के साथ हमारी जो गैलेक्सी उसका निर्माण हुआ, है ना। हमारी गैलेक्सी को जो निर्मित है वो बिग बैंग होने के ऑलमोस्ट 3 से 4 बिलियन साल के बाद मिल्की वे जैसी गैलेक्सी बनी। और नॉर्मली क्या होता है, इतना ही समय लगता है, ये अभी तक हमको पता था कि भाई जब भी बिग बैंग विस्फोट होगा तो नई गैलेक्सीज को बनने में 3 से 4 बिलियन साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर जो हमने अलकनंदा गैलेक्सी खोजी है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि बिग बैंग विस्फोट के 1.5 बिलियन साल के बाद ही ये गैलेक्सी बन गई थी, और लगातार इसका विस्तार हमारी गैलेक्सी से भी ज्यादा स्पीड में हो रहा है।
क्योंकि इस गैलेक्सी में हर साल 60 तारों के बराबर या सूर्य के बराबर स्टार्स बन रहे, जबकि हमारी मिल्की वे में ये मिल्की वे से कंपेयर करें तो ये 20 टाइम ज्यादा है। तो इसका जो निर्माण है वो भी बहुत फास्ट हुआ और ये फैल भी बहुत फास्ट थी। तो यहां से इन फ्यूचर अंतरिक्ष के नए जो अनसुलझे रहस्य उनको खुलने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हो जाती है। तो एक नई गैलेक्सी जो कि हमारे रिसर्चर्स ने खोजी है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी, और नाम दिया गया मंदाकिनी गैलेक्सी। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जिनके रिसर्चर्स ने इस गैलेक्सी को खोजा है। भारत में खगोल भौतिकी के लिए एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये मुंबई का एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसी का एक पार्ट है जो कि पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। और डायरेक्टर यशवंत गुप्ता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स कहां पर है ये हमें पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के पुणे में। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए आप यहां पर स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपके लिए वन लाइनर यहां पर मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा, करंट अफेयर आपको यहां पर इंक्लूड किया गया है, और आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे ऐसे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल है। तो पूरा पैकेज है आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट से आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे आ जाएं। भारत सरकार द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसे हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है ना। एक ऑयल रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहां देखने को मिलती है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमें देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य में। असम राज्य में हाल ही में से नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। ओके, अभी तक ये एक मिनी रत्न कंपनी थी, तो नवरत्न के स्टेटस के लिए कुछ जो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं उसमें एक यही होता है कि पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस उस कंपनी के पास होना चाहिए, तो फिर उसे नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन कुछ और कंडीशन भी है, जैसे पिछले 5 साल में कम से कम 3 साल उनका परफॉर्मेंस या तो एक्सीलेंट रहा हो या फिर वेरी गुड की रेटिंग उनको मिली हो, और कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं 6 अलग पैरामीटर्स पर, इतने डीप में नहीं जा रहे हैं। पर पहली प्रायोरिटी यह है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 का अगर किसी के पास स्टेटस है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। होता क्या इससे, जो कंपनी होती है ना, अपनी जो इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं वो कुछ हद तक और ज्यादा उनको फ्रीडम मिलती है कि एक लिमिट के आगे भी वो पैसे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, उसके जो भी कंपनी है वो ले सकती है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया खुलता जाता है। फिर महारत्न कंपनी भी आती है, तो वो अलग क्राइटेरिया, ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसमें नहीं जा रहे। पर हम ये याद रखेंगे कि नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है भारत के किस राज्य में, तो ये असम राज्य में। पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा था, अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवरत्न का दर्जा दिया है। इंडिया ऑयल लिमिटेड, सॉरी ऑयल इंडिया लिमिटेड या इंडिया ऑयल लिमिटेड, इसकी एक रिफाइनरी है, ये गोलाघाट असम में देखने को मिलती है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये रिफाइनरी काम करती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई? इस रिपोर्ट में किसी भी देश को रैंक नहीं किया गया, केवल सॉइल, लैंड है ना, वाटर रिसोर्सेस, इनसे रिलेटेड वर्ल्ड और इंडिया के डेटा को शेयर किया गया, और कुछ भी इसमें रैंक नहीं की गई है। तो देखिए, इंटरनल डेटा अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज केवल इतना याद रखिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट ये जारी की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसे नाम में भी मिल जाएगा आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो इसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट को जारी किया गया। दुनिया की, वर्ल्ड की लैंड, फूड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेस, इनसे रिलेटेड डेटा को यहां पर शेयर किया गया है। और कुछ हाईलाइट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी भूमि का क्षरण हो रहा है उसमें 60% भूमि का क्षरण जो है ना वो इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, मतलब नेचुरल नहीं है, इंसान कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स पर 60% भूमि का जो क्षरण है ना वो एग्रीकल्चर लैंड्स पर किया जा रहा है और इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। ओके, क्यों? दुनिया में जो भूमि क्षरण है उसका कारण है केमिकल्स का यूज करना खेती में। उससे क्या होता है, भूमि बंजर होने लगती है और भूमि का क्षरण होने लगता है। 2050 तक जितना हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2050 तक दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण एग्रीकल्चर को 50% तक ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा उस 2050 की पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए। तो ये कुछ डेटा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर किया है अपने इस रिपोर्ट में। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 2011 से ये पब्लिश की जा रही है। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इस संस्था की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी, है ना। विश्व खाद्य दिवस इसकी की स्थापना दिवस के दिन 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, है ना, इसी की स्थापना का दिन है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इटली के रोम में देखने को मिलता है। उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड में हंगर को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसके मेंबर कंट्रीज 195 है वर्तमान में, और इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं जो कि चाइना से आते हैं। तो यह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? अभी एक ज्वालामुखी में हमें उद्गार देखने को मिला है, विस्फोट देखने को मिला है, माउंट मेरापी वॉल्केनो। वैसे समय समय पर इसमें उद्गार होता रहता है, साल में 1-2 बार तो ये चर्चा में आता ही आता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। माउंट मेरापी वॉल्केनो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। कहां पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडोनेशिया का वॉल्केनो है, इंडोनेशिया जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसका वॉल्केनो है माउंट मेरापी। अब इस वॉल्केनो में विस्फोट देखने को मिला, इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा द्वीप पर यह स्थित है। विस्फोट के कारण आसपास का जो एरिया है वहां से लोगों को रिलोकेट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर, और पूरे एरिया में अलर्ट जारी किया गया है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा। तो माउंट मेरापी माउंटेन ऑफ फायर के नाम से इस ज्वालामुखी को पुकारा जाता है। ओके, इंडोनेशिया के बड़े वॉल्केनो में गिना जाता है, माउंटेन ऑफ फायर के नाम से पुकारा जाता है। तो 2968 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है और एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो मतलब जिसकी संरचना क्या होती है, आपको परत दर परत जब चढ़ते जाती है लावा की, तो इस प्रकार का आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो, और इस वॉल्केनो में काफी सारे शंकु देखने को मिलते हैं, क्रेटर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, डोम्स काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो कहलाता है। तो यह है माउंट मेरापी वॉल्केनो, कहां पर? इंडोनेशिया। कुछ और वॉल्केनो जो कि कुछ समय में सुर्खियों में रहे, एक तो साकुराजीमा वॉल्केनो है, ये साकुराजीमा, ठीक है, जापान में देखने को मिलता है। इसमें कुछ समय पहले विस्फोट हुआ था। हाईली गुब्बी वॉल्केनो को हमने पढ़ा था, जिसका जो ऐश है, धुआं है, वो इंडिया तक आया था, है ना, जेट स्ट्रीम के कारण। ये इथोपिया में वॉल्केनो, अफ्रीकी देश इथोपिया। तो हाईली गुब्बी वॉल्केनो ये सुर्खियों में था। रिनकॉन डे ला विएजा वॉल्केनो, ये कोस्टा रिका में देखने को मिलता है। एक बाराटांग मड वॉल्केनो, ये अंडमान निकोबार में, बाराटांग मड वॉल्केनो इंडिया में तो इंपॉर्टेंट है। और ताफ्तान वॉल्केनो, ये ईरान में, है ना। मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पुराना ऐसा वॉल्केनो जो कि तब से नहीं फटा है जब से मानव सभ्यता है, और अब इसमें उद्गार देखने को मिल रहा है। ताफ्तान वॉल्केनो कहां पर? ईरान। डन, आगे आइए।
चर्चित बांडा जनजाति कहां पर या किस राज्य में निवास करती है? बांडा जनजाति का निवास देखने को मिलता है भारत के ओडिशा राज्य में। ये पीवीटीजीज में शामिल की जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति समूह में इनको शामिल किया गया। बांडा जनजाति अभी सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि पीएम जनमन स्कीम के तहत इन जनजाति के लोगों को अब पक्के मकान दिए जा रहे। अभी तक ये जो जनजाति है ना, सबसे पिछड़ी जनजाति है और एक रिमोट ट्राइब से, मतलब काफी दूर दराज के इलाकों में निवास करती है, जंगल के क्षेत्रों में। तो अब जब इनको पक्के मकान दिए जाएंगे तो ये मुख्य धारा में इनको जोड़ने का मौका मिलेगा। ट्रेडिशनल कच्चे मकानों को छोड़कर अब ये पक्के घरों में शिफ्ट होगी। बांडा ट्राइब है ये भारत के ओडिशा राज्य में निवास करती। तो पीएम जनमन स्कीम के तहत इन्हें पक्के घर दिए जा रहे। भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक, भारत की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसे पीवीटीजीज कहा जाता है। ऑलमोस्ट इंडिया में 74 पीवीटीजीज देखने को मिलती है जनजातियां, उनमें शामिल है अति पिछड़ी जनजाति। इनके दो ग्रुप में ये डिवाइड है, एक तो लोअर बोंडास और एक अपर बोंडास या बांडास। मतलब एक जैसा होता ना कि कुछ जनजातियां होती है या कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जिनमें भी पिछड़े और अपर कास्ट का ऐसा सिस्टम चलता है, तो वैसा यहां पर भी देखने को मिलता है। ओडिशा में निवास करती है, रेमो लैंग्वेज ये बोलती है ओडिशा में, बांडा ट्राइब। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसे ही कहा जाता है पीएम जनमन स्कीम। यह भारत सरकार के द्वारा 2023 में लॉन्च की गई थी। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है ना, उस दिन इसे लॉन्च किया गया था 2023 में। झारखंड राज्य में से लॉन्च किया गया था। भारत में जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिकली डेवलप करना उन जनजातियों को इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 2023 में इसे लॉन्च किया गया। इसी के तहत अब पक्के घर दिए जा रहे हैं बांडा ट्राइब को, जो कि ओडिशा में निवास करती है। आगे आ जाएं। आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को इंडिया सेफेस्ट बैंक घोषित किया है? इंडिया के सबसे सेफेस्ट बैंक घोषित किया गया है आरबीआई के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों को इंडिया सेफेस्ट बैंक। ठीक है, तो आरबीआई ने तीनों बैंकों को यह स्टेटस दिया है, मतलब भारत के सबसे सेफेस्ट बैंक। सेफेस्ट किस आधार पर? देखिए, अगर हम डी-सिप्स बैंक की बात करते हैं तो ऐसे बैंक जो कि टू बिग टू फॉल, जिन्हें आरबीआई मानता है। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे बैंक जिनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि उनके बैंकरप्ट होने की संभावना या चांस दूसरे बैंकों से बहुत कम, क्योंकि उनका वैल्यूएशन ज्यादा है, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे बैंकों को सबसे सेफेस्ट बैंक की लिस्ट में शामिल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसे डी-सिप्स घोषित किया जाता है। तो इसमें शामिल किया गया है भारत के 3 बैंकों को अभी रिसेंटली। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, क्योंकि ये बैंकरप्ट नहीं होंगे तो बैंक देश की इकोनॉमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक तो कोलैप्स नहीं होगी इकोनॉमी, और आरबीआई इन बैंक्स पर एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लगा सकता है, और लगाता ही है नॉर्मली। तो ये सबसे सेफेस्ट बैंक है। 3 बैंकों को ये दर्जा आरबीआई ने दिया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आरबीआई भारत में सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एक एक्ट के माध्यम से आरबीआई एक्ट लाया गया था 1934 में, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, और इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। फिर आगे चलकर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 में। इस वक्त सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर के पद पर थे, और हेडक्वार्टर आरबीआई का महाराष्ट्र के मुंबई में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आरबीआई काम करता है। क्लियर? आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, इसके वर्तमान जो चेयरमैन है ना, ये है अरुण कुमार सिंह। इनके कार्यकाल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है।
अब ये 6 दिसंबर 2026 तक ओएनजीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। यहां पर ओएनजीसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू कंपनी है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की ओएनजीसी, ठीक है ना। इंडिया का 70% क्रूड ऑयल और 84% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ओएनजीसी करता है आज भी। फाउंडेशन इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये कार्य करता है। और अभी चेयरमैन जो कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया, ये कौन है इनके? अरुण कुमार सिंह। तो यहां पर 5 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे एक बार। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, इस किताब को लिखा है मेजर जनरल रंजन महाजन ने, रिटायर्ड है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना? तो यह बना है कौन? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज प्लेयर कौन बने हैं? कौन बने ये बने सर्वज्ञ कुशवाहा। भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहां पर बनाया गया है? इसे बनाया गया है तिरुअनंतपुरम में। ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है रेजबैट। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? इसे नाम दिया गया है आईएनएस अरिदमन। वॉरियूर कॉटन साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हरमनप्रीत सिंह। इंडियन नेवी डे हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और पीएम ऑफिस का नया नाम क्या रखा गया है? तो पीएम ऑफिस का या पीएमओ का नया नाम होगा सेवा तीर्थ। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था कोलकाता नाइट राइडर ने अपनी 3 आईपीएल ट्रॉफी में से सबसे पहली किस वर्ष जीती थी? तो ये जीती थी 2012 में। पहला आंसर हो गया। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को, देशबंधु चितरंजन दास। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। ओके, अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? सेकंड, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और तीसरा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ओके, पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चन के। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, काफी सारे फ्री कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।